इसमें जो है लेवल 2 और 3 में थोड़ा समझिएगा, इसमें थोड़ा कम हल्ला कीजिएगा। लेवल 1 में हल्ला भी करते हैं, कोई बात नहीं है। 2, 3 में आराम से सुनिए। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? पहला, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। हाँ, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक दिल्ली में हुई और इस बैठक की अध्यक्षता किया किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसके प्रथम अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थाई अध्यक्ष न थे। अस्थाई तो राजेंद्र प्रसाद ना, मतलब ये गलत है ना हो। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, मतलब प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। सही बात है, प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, भाग नहीं लिया, क्योंकि जो चुनाव हुए थे संविधान सभा को लेकर, उसमें मुस्लिम लीग को तो मात्र 73 सीट मिला था, कांग्रेस को 208 सीट मिला था। तो संविधान सभा में कांग्रेस का बोलबाला होने वाला था। मुस्लिम लीग को यह बात समझ में आ गया, इसी वजह से बहिष्कार किया, अर्थात भाग नहीं लिया और यह मांग किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र, पाकिस्तान हेतु अलग संविधान बनाया जाएगा। समझ गए? यही मांग किया। क्लियर है? तो यह सही है। तो कौन कौन सा सही है? 1 और 3। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना? भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। हां, हुआ है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। हां, घोषित किए गए, समझ गए। लेकिन निर्वाचित के जगह जो है ना, निर्वाचित को काट लीजिए, क्योंकि एक बात बताइए, निर्वाचित का मतलब क्या होता है जानते हैं? जो चुनाव के माध्यम से चुना जाए, इलेक्शन के माध्यम से चुना जाए, निर्वाचित का मतलब यह होता है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें संविधान सभा के सदस्यों ने आपसी सहमति से, उन्हें संविधान सभा के सदस्यों ने आपसी सहमति से देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना। तो वो 1950 से 1952 तक निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं थे। पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ और 1952 में राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित राष्ट्रपति बने। उनसे पहले जो है सर्वसहमति से चुने गए राष्ट्रपति थे। तो निर्वाचित को हटा दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। समझ गए? सही है। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आइएगा, गौर फरमाइएगा यहां पर। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। हां, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन को स्वीकार किया था या अंगीकार किया था, जिस जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। ठीक है, आगे सही है, ये उत्तर यही हो जाएगा। बीसीडी गलत है, तो बीसीडी क्यों गलत है समझिएगा। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की? नहीं। संविधान सभा ने मई 1949 में, मई 1947 नहीं बल्कि मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की है। जनवरी 1948 में संविधान सभा के राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया? नहीं। 24 जनवरी 1950 को
संविधान सभा ने राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम को स्वीकृति प्रदान किया है? गलत है ये भी। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? नहीं। 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकार किया। 22 जुलाई 1947। तो ये भी गलत है। तो बीसीडी कैसे गलत है बता दिए हैं, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? देख रहे हैं, देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन जानने से ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन कौन परीक्षा में पूछा है और कौन ईस्वी में पूछा है। एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 2022। तो ये सब जो है अम्मू स्वामीनाथन, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, ये सब जो है आपको महिला है, ये सब महिला है। और आप अपने नोट में देखिएगा 15 महिला का नाम है और कहां से चुनी गई है क्षेत्र का भी नाम हम आपको दे दिए हैं। मतलब अब देख रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है और अभी 2024 चल रहा है, तो आगे भी पूछने की संभावना है इस प्रकार के प्रश्न का। तो मतलब 15 महिला है, 15 महिला का नाम याद रखने के साथ साथ कौन क्षेत्र से चुनी गई है कौन महिला, इसको भी याद रख लीजिएगा तो बेटर ही होगा। क्योंकि जानते हैं इसी प्रकार के प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं ना तो बहुत कम विद्यार्थी बनाते हैं और कभी कताल जो है इसी प्रकार का प्रश्न आपको मेरिट में ला देता है। कभी काल इसी प्रकार का प्रश्न अगर आप सही कर देते हैं तो मेरिट में आप आ जाते हैं। अभी देखिए जो लोग असफल हुए हैं, जिनका मेरिट नहीं बना है, लेकिन वो फिजिकल तक किए हैं, फिजिकल पास तक किए हैं, लेकिन मेरिट नहीं बना है, वो खराब विद्यार्थी नहीं, वो बहुत बढ़िया विद्यार्थी है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है। वो बस एक्का दुक्का क्वेश्चन के कारण जो है उसका मेरिट नहीं बना है। जो फिजिकल किया है उसका एक्का दुक्का क्वेश्चन के कारण ही मेरिट नहीं बना है। उसमें हो सकता है आसान क्वेश्चन एक आध गो गलती कर दिया हो। तो एग्जाम में जानते हैं जो चीज आप पढ़े हैं वो गलती नहीं होना चाहिए। जो आप नहीं पढ़े हैं वो गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़े हैं वो गलती नहीं होना चाहिए। पढ़ा हुआ चीज अगर आप गलती नहीं कीजिएगा ना तो हर एग्जाम में आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझ गए? मतलब पढ़ा हुआ चीज है, मतलब आसान है, आसान प्रश्न गलती एग्जाम में नहीं करना है। समझे? तो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से इसमें चुनी गई थी अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। फिर आपको हंसा मेहता बॉम्बे से चुनी गई है, बॉम्बे से चुनी गई है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। कमला चौधरी और बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से चुनी गई है। ये दोनों जो है संयुक्त प्रांत से चुनी गई है। और संयुक्त प्रांत को आज के डेट में हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश। क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? आप जानते हैं ये क्वेश्चन हम क्रिएट किए हैं, भले ये क्वेश्चन पूछ दिया है, सीजीएल में पूछा हुआ है 2023 में, लेकिन जब हम बनाए थे तो हम इसको क्रिएट किए थे, एम लक्ष्मीकांत से क्रिएट किए थे, फरवरी 1948। इसका उत्तर होगा फरवरी 1948। फरवरी 1948 प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया था फरवरी 1948 में। समझ गए? और ये भी देखिए सीजीएल टियर फर्स्ट 2023 में पूछा है, एकदम लेटेस्ट है। समझ गए? काफी अच्छा प्रश्न है। डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जीबी मौलंकर, गणेश वासुदेव मौलंकर, जानते हैं इनका सबसे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने हैं और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर बने हैं। यह प्रश्न कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक जो इसको ना पूछा होगा। तो गणेश वासुदेव मौलंकर, जीबी मौलंकर
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, लेकिन संविधान निर्माण करने वाली 13 छोटी समितियों में एक कार्य सूची समिति हुआ करता था। उस कार्य सूची समिति, कार्य संचालन ने कार्य सूची समिति अलग है, कार्य संचालन समिति अलग है। तो एक कार्य सूची समिति हुआ करता था। उस कार्य सूची समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे जीबी मौलंकर, गणेश वासुदेव मौलंकर, यानी आंसर हो जाएगा बी। तो गुरुजी लोग बताइए कि 13 छोटी समिति में कौन समिति के अध्यक्ष थे जीबी मौलंकर? 13 छोटी समिति में से किस समिति के अध्यक्ष थे जीबी मौलंकर? कार्यसूची समिति। संविधान सभा समिति और अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। देख रहे हैं, कार्य संचालन आ गया ना, ठीक है। फिर मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? बताना पड़ेगा, बताए हैं ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आयंगर साहब होंगे, ए होगा उत्तर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। हाँ या ना? और देखिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे, हम आपको बताए थे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। 53वीं बीपीएससी, इसके बाद भी और भी बहुत सारा परीक्षा पूछा है इस प्रश्न को। सिर्फ बीपीएससी नहीं बल्कि और भी कई सारे परीक्षा जो है इस प्रश्न को पूछने का काम किया है। इसको आप याद रखिएगा। तो एक बार याद कर लीजिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? उन्नीस 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल, और इसके सभापति थे लॉर्ड माउंटबेटन। सभापति थे लॉर्ड माउंटबेटन और उपसभापति थे जवाहरलाल। अंतरिम सरकार के संदर्भ में प्रश्न है, समझ रहे हैं ना? इससे पहले भी चर्चा किए हैं, ठीक है। चलिए, अब लेवल 2 खत्म हो गया, अब लेवल 3 पर आइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? 4 स्टेटमेंट है, इसमें से 1 गो सही है, 3 गो गलत है। जो सही है उसको चुन लेते हैं और फिर 3 गो कौन कौन गलत है उसको भी चुन लेंगे। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सही है, सही है, सही है। देखिए, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन मार्च 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश दिया मई 1946 में, और फिर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। और संविधान सभा के लिए जो चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए, उसमें आम जनता पार्टिसिपेट थोड़े किया था। आम जनता पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि प्रांतीय विधान सभा के जो चुने हुए सदस्य थे वो पार्टिसिपेट किया था। तो वही कह रहा है 1946 में प्रांतीय सभा मतलब प्रांतीय विधान सभा द्वारा भारत का संविधान सभा चुना गया था। सही है। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। एम ए जिन्ना थे, तो एम ए जिन्ना के कारण ही गलत होगा, गलत। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, नहीं, 9 दिसंबर 1946, गलत हुआ ये भी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, नहीं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ,
अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। तो ए नंबर सही होगा हो, इसका उत्तर हो जाएगा ए। 2, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? देखिए, 1 नंबर में सही चुनना था, इसमें गलत चुनना है। 4 स्टेटमेंट है, 3 गो स्टेटमेंट सही है, 1 गो गलत है। जो गलत है वही इसका उत्तर होगा, गलत को ही चुनना है। तो आइए देखते हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही या गलत? 8 गो बड़ी समिति, 13 गो छोटी समिति था न हो। तो बड़ी संख्या में समितियों के मदद से संविधान सभा ने काम किया, और उन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति महत्वपूर्ण था तब ना, कितना बार क्वेश्चन आया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। महत्वपूर्ण था तब ना पूछा जा रहा है। तो एकदम सही बात है, महत्वपूर्ण था, सही है ये। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। हाँ, याद कीजिए, 4, 3, 3 करके जो है इन लोगों को प्रतिनिधित्व मिला था। इन लोगों की जनसंख्या कम थी, तो स्वाभाविक सी बात है प्रतिनिधित्व भी कम मिलेगा। तो जनसंख्या इन लोगों का भारत में कम होने के वजह से इन लोगों को प्रतिनिधित्व भी जो है आपको कम मिला, लेकिन प्रतिनिधित्व मिला था, बताए थे हम आपको पढ़ाने के दौरान, अगर आपको स्मरण हो तो ये भी क्या है, सही। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। यानी संविधान सभा को लेकर जो संविधान सभा के गठन को लेकर जो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे, वह चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। मतलब उस चुनाव में जो है भारत की वयस्क आम जनता पार्टिसिपेट की थी, नहीं, वयस्क आम जनता पार्टिसिपेट नहीं की थी। मतलब ये गलत है, हाँ या ना? गलत है ना हो। और हमको चुनना क्या था, मतलब आंसर क्या होगा, सी होगा ना। क्लियर ना? आगे, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में कौन कथन सही है? पहला, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। सही है या गलत? एकदम सही है, वयस्क मताधिकार पर यह आधारित नहीं था। और देखिए, भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव मूलतः स्वतंत्रता के बाद से होने लगे, स्वतंत्रता के बाद से होने लगे थे, 1947 के बाद से होने लगे थे। और संविधान सभा के लिए चुनाव तो स्वतंत्रता से पहले हुआ है, तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ है। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। एकदम सही है ये। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। गलत है, ये गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है जानते हैं? देखिए, चुनाव 2 प्रकार का होता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव वैसा चुनाव जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट करे, जैसे लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष है, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष है। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, प्रत्यक्ष चुनाव था क्योंकि आम जनता पार्टिसिपेट किया था। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था उसमें आम जनता पार्टिसिपेट किया नहीं, आम जनता पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट किए थे। तो संविधान सभा को लेकर जो चुनाव हुआ था वह प्रत्यक्ष नहीं था, बल्कि वह अप्रत्यक्ष था। वह प्रत्यक्ष नहीं था बल्कि अप्रत्यक्ष था। तो गलत है यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। गलत है, यह बहुदलीय संरचना थी। कैसे बहुदलीय संरचना थी? एक बात बताइए, ठीक है, संविधान सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन क्या छोटे छोटे पार्टी से संविधान सभा में लोग नहीं गए थे? एकदम गए थे। किसी पार्टी से एक एक करके जो है कई सारी छोटी छोटी पार्टियों से लोग थे, समझ गए? तो यह गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। हां, 8 बड़ी और 13 छोटी समिति। उसी में तो आता है कार्य संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, कार्य सूची समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति,
संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, एकदम सही है ये। तो कौन कौन सा सही है? ए और डी। समझ में आया है? डाउट नहीं ना है? अगला क्वेश्चन में जा रहे हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। आप लोग को लग रहा होगा कि दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, समझ गए? तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? नहीं, गलत है ना हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? गलत है ना हो। वह बहुदलीय निकाय था? हां या ना? देखिए, बहुदलीय निकाय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ कई छोटी छोटी पार्टियों के सदस्य भी संविधान सभा के सदस्य थे। अगर सिर्फ कांग्रेस के सदस्य रहते 100%, तब एक दलीय निकाय हो जाता, लेकिन कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टी के लोग भी संविधान सभा के सदस्य थे, तो वह बहुदलीय निकाय था। एकदम सही बात है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया? हां, सही बात है, समझ गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन कौन सही है? 3 और। इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? इसके पहले क्वेश्चन में था वह बहुदलीय निकाय नहीं था, और उससे पहले वाले में था वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, ऐसे करके कुछ ना है। तो यही अंतर है, आप देख लीजिए ना, यहां पर आपके सामने में तो क्वेश्चन है ये है महाराज, ठीक है? तो यही अंतर था। बेसिक आंसर हो जाएगा 3 और 4। दोनों क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है हो? हाँ? एक बार राजस्थान पीसीएस पूछा है, एक बार यूपीएससी पूछा है सेम क्वेश्चन। तो पहले यूपीएससी पूछा है, राजस्थान पीसीएस उसमें थोड़ा सा बदलाव करके पूछा है, समझ गए? देख रहे हैं, आईएएस प्री यानी यूपीएससी 1993 में पूछा है, और राजस्थान पीसीएस जो है 2018 में पूछा है। 2018 में सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ, समझे? भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आइए देखते हैं। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पे असर था? एकदम असर था। कैसे असर है समझिए। आप प्रस्तावना पढ़े हैं, एक बात बताइए, प्रस्तावना, पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के समक्ष, वही ना बाद में जाकर प्रस्तावना बना आए? ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई थी, हां या ना? आए? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, है ना हो? अब देखिए, विचार की स्वतंत्रता को लेकर बात प्रस्तावना में है, अभिव्यक्ति को लेकर बात प्रस्तावना में है, धर्म को लेकर बात प्रस्तावना में है। और आप भारतीय संविधान को पढ़िए। भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है। आप पढ़िए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की बात की गई है। आप पढ़िए अनुच्छेद 25, उसमें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता को लेकर बातें की गई है, उसमें अपने धर्म को मानने को लेकर स्वतंत्रता की बातें की गई है। तो प्रस्तावना में जो बात है वो तो संविधान में है ही, संविधान पर उसका असर पड़ा ही पड़ा है, संविधान पर उसका असर पड़ा ही पड़ा है। फिर एक दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में क्या न्याय की चर्चा है, और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और आप भारतीय संविधान के भाग 4 को पढ़िए। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को लेकर के ही बात की गई है। तो मतलब जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का असर संविधान पर एकदम सीधे सीधे देखने को मिलता है। 2 एग्जाम्पल के तर्ज पर हम आपको समझा दिए हैं, कुछ समझे हैं? तो 1 नंबर सही है या गलत? एकदम सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। हां, करती है, एकदम करती है। जैसे उद्देशिका की अगर आप बात करेंगे तो उद्देशिका का उद्देश्य है, प्रस्तावना का उद्देश्य है
भारत के लोगों के बीच बंधुत्व का प्रसार करना, समानता स्थापित करना, स्वतंत्रता स्थापित करना, इस सब उद्देश्य की तो पूर्ति करता ही करता है, सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, हां, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। यह बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, और यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नहीं, गलत है। राज्य के मुखिया, यहां पर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है भारत के लिए, राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है भारत के लिए, और भारत राज्य के मुखिया है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिसमें आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, उसके चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित करते हैं। तो इसी वजह से ये क्या है, गलत। तो कौन सा सही है, 1, 2 और 3? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वीटी कृष्णामाचारी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. क्या होगा उत्तर? बी होगा, बी होगा। और यहां पर एक चीज हम थोड़ा ज्यादा गौर करवा रहे हैं, और इस पर भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पूछ सकता है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, देखिए आप सब लोग जानते हैं प्रारूप समिति में 7 गो सदस्य था न हो, और 7 गो में से मात्र 1 गो कांग्रेसी था, बाद बाकी 6 अन्य पार्टी से था। तो बहुदलीय निकाय तो था ही। यह भी इस बात को इंगित करता है कि एकदम बहुदलीय निकाय था संविधान सभा, समझ गए? तो इसको आप याद रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है अपने आप में। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, देखिए क्योंकि संविधान निर्माण करने वाली सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति था, और प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य है के.एम. मुंशी। इसको विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। मिलाइए, क्या होगा उत्तर? बी। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, हां। कथन 2, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया। गलत है। प्रारूप समिति का गठन 26 नवंबर 1949 नहीं बल्कि 29 अगस्त 1947। कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति हुई है 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि मतलब लागू होने की, पहला बैच में छूटेगा तो दूसरा बैच में कर लेंगे, लेकिन यह गलत है। जैसे ही आपके पास जानते हैं चॉइस आ जाता है ना, तो फिर काम करने में जो तत्परता होता है ना वो खत्म हो जाता है। जैसे हमारा फिजिकल क्यों नहीं निकला, सोचने वाली बात है। ऐसा तो नहीं है कि हम बूढ़ा हो गए हम फिजिकल नहीं निकाल सकते। यानी 1717, 2446, 2213 और 126 एक्साइज इसमें नहीं दिए थे। 1275 वाला हम परीक्षा नहीं दिया। अब परीक्षा देना मुश्किल हो जाता है, समझ गए। मास्क पहन के जाए, 5 गो मास्क पहन के जाएंगे तो ये जो है नहीं छिप पाते हैं, तो इसी वजह से परीक्षा देना ही छोड़ दिए हैं। तो 2213 तक दिए हैं, समझे।
तो क्यों नहीं हुआ हमारा फिजिकल? कहीं हमारा फिजिकल नहीं हो सकता था? एकदम हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? हमारे पास चॉइस था, 2 ऑप्शन था हमारे पास। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तब पर भी ठीक है, पढ़ा रहे हैं, पैसा कमाइए रहे हैं, इसी वजह से हमारा फिजिकल नहीं हुआ। और जैसे चॉइस 2 को मिल जाएगा ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये सब आपकी गलती है। ठीक है, आपको जाना है, अभिषेक जी आप जाइए, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अलाउ भी कर देंगे। लेकिन फिर आप यही गलती दूसरा बैच में भी कीजिएगा, फिर तीसरा बैच आएगा, फिर कहिएगा तीसरा, हम आपको तीसरा बैच में भी भेज देंगे। लेकिन ऐसे ही करते रहिएगा तो कैसे होगा? नहीं ना होगा। कर देंगे, जाइए, अभी तो 1 सप्ताह फ्री ही चलेगा, ठीक है। जब बैच रोकेगा तो आइएगा, हम लिख देंगे ट्रांसफर। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। चलिए, खत्म ना हो गया? इस प्रकार चैप्टर 2 खत्म, ठीक है। चलिए, चैप्टर 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव, और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जो बता दिया ऑब्जेक्टिव में वही आंसर याद रखना। कौन किताब क्या देता है नहीं देता उससे कोई मतलब नहीं, हम भी पढ़ के आके आपको पढ़ाते हैं, तो गलत तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, समझ गए? तो ठीक है, आज के पॉलिटी के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। ऑनलाइन वाले लोग, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक 5 मिनट में करंट का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। और करंट का अलग सेशन लगता है ना जी,